हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सिंह। कक्षा 11 के लिए हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए वेक्टर एनालिसिस का दूसरा वीडियो। वेक्टर एनालिसिस के पहले वीडियो में हम लोगों ने समझा था भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि कितने प्रकार के हैं। तो उसमें बताया गया था कि भौतिक राशि जो है दो प्रकार के होते हैं, सदिश भौतिक राशि और अदिश भौतिक राशि। अब सदिश और अदिश की पूरी परिभाषा बताई गई थी। फिर आपको सदिश का निरूपण करने की विधि बताई गई थी कि किसी भी सदिश राशि को हम लोग किस प्रकार से निरूपित करते हैं, पेपर पे, बोर्ड पे, या कैसे उसको समझते हैं। नाम रखते हैं, तीर से उसको निरूपित करते हैं, तीर की लंबाई उसके परिमाण को बताता है, तीर की दिशा जो सदिश के दिशा को बताता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने समझा था सदिश के प्रकार। उसमें काइंड्स ऑफ वेक्टर्स में आपको बताए गए थे शून्य सदिश, एकांक सदिश, लंबकोणीय सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, इस प्रकार कई सारे परिभाषा आपको बताए गए थे उस वीडियो में। आज हम लोग इसके दूसरे वीडियो में उस वीडियो में हम लोग सदिशों का योग भी पढ़े थे। सदिशों के योग की ज्यामितीय विधि उसमें हम लोग पढ़े थे कि दो या दो से अधिक सदिशों को यदि जोड़ना है तो उसमें हम लोग एक सदिश के शीर्ष पर दो सदिशों को जोड़ना है, तो एक सदिश के शीर्ष पे दूसरे सदिश की पूंछ को रख देते हैं। इस प्रकार ये दोनों सदिश आपस में जुड़ जाते हैं और पहले सदिश के पूंछ को दूसरे सदिश के शीर्ष को मिलाते हुए जो रेखा खींचते हैं, यही रेखा जो है इन दोनों सदिशों के परिमाण और दिशा दोनों को निरूपित करता है। इसकी लंबाई जो इसके परिमाण को और इसकी दिशा जो दोनों सदिशों के दिशा को प्रदर्शित करता है। ये ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। सदिशों के योग की हमारे पास दो विधियाँ होती हैं और दो विधियों में एनालिटिकल मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में दो से अधिक सदिशों को जोड़ना है। मान लीजिए हम लोगों को दो से अधिक कई सदिशों को जोड़ना है, 5-6 सदिशों को एक साथ जोड़ना है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। आप इसमें से एक सदिशों को लेते जाइए और उन सदिशों की जो भी स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से आगे उसका योग करते जाइए। जैसे इन सदिशों को जोड़ना है तो अब इधर जोड़ दे रहे हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये इसका नाम रख दिया जाए, सदिश ए है, सदिश बी, सदिश सी, सदिश डी। इन चारों सदिशों को जोड़ना है यदि, तो ये सदिश ए हो गया। अब बी जिस दिशा में उतने ही कोण पे हम बी को बनाएंगे, सदिश बी हो गया, लंबाई के बराबर लंबाई। फिर इसके साथ जितने कोण पे ये है उतने ही कोण पे बनाएंगे और ये हो गया हम लोगों का सदिश सी। और फिर इसके साथ जो है डी है तो डी को इधर कर देंगे, जैसे है वैसे बना देंगे सदिश डी। और पहले सदिश के पूंछ से अंतिम सदिश के शीर्ष को मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, यही होगा आर, जिसका मान जो है सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सी प्लस डी सभी वेक्टर्स के योग के बराबर होता है। परिमाण और दिशा में यही जो इन चारों सदिशों का योग होता है। तो ये हम लोगों का ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में हम लोग सदिशों को जोड़ते हैं और सदिशों में योग प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ऐसे सदिशों को जोड़ना होता है। दूसरी विधि होती है एनालिटिकल मेथड या गणितीय विधि। गणितीय विधि से सदिशों को कैसे जोड़ते हैं इसी को हम लोगों को देखना है। आज का मुख्य टॉपिक है हम लोगों का सदिशों के योग का गणितीय विधि, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर, एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। गणितीय विधि, सदिशों के योग की गणितीय विधि। गणितीय विधि में पहला है समानांतर चतुर्भुज विधि। समानांतर चतुर्भुज विधि। समानांतर चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं इसको, कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग परस्पर समानांतर होते हैं उससे हम लोग समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो मान लीजिए ये हम लोगों के पास एक समानांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी, और इसमें हम लोगों को दो सदिशों को जोड़ना है। एक सदिश है P और दूसरा सदिश है Q। इन्हीं दो सदिशों को हम लोगों को गणितीय विधि से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो मान लें कि क्षैतिज यह कोण जो थीटा है
तो इसमें सदिश P के तुल्य एक भुजा लेंगे AB, सदिश Q के तुल्य एक भुजा लेंगे AD। तो ये P सदिश हो गया AB के अनुदिश और ये Q सदिश हो गया इस AD के अनुदिश, और इन दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है उस कोण को यहाँ हम ले लेंगे थीटा। अब यहाँ से समानांतर चतुर्भुज का नियम या समानांतर चतुर्भुज विधि आता है कि दो सदिशों को यदि इस प्रकार से दो सदिशों को यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जा सके, दो सदिशों को यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से निरूपित किया जा सके, तो इन दोनों सदिशों का जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो परिणामी होता है, वह इनके उस विकर्ण के तुल्य होता है जो इन दोनों सदिशों से होकर जाता है। तो समानांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण है, एक विकर्ण यहाँ पे है और एक विकर्ण यहाँ पे है। तो इन दोनों सदिशों से होकर जाने वाला विकर्ण जो है इसको माना जाएगा, ये विकर्ण AC ही इन दोनों सदिशों के परिणामी को प्रदर्शित करता है, निरूपित करता है। कैसे? तो इसके पहले समझाया गया था कि दो सदिशों की लंबाइयाँ समान हो और दोनों सदिशों की दिशा समान हो, ऐसे सदिशों को हम लोग बराबर सदिश या समान सदिश कहते हैं। तो ये समानांतर चतुर्भुज है, तो निश्चित है AD और BC आपस में बराबर और समानांतर होंगे, यानी कि AD के तुल्य BC को माना जा सकता है। तो सदिश Q अगर इधर है तो सदिश Q को इधर माना जा सकता है, ये समान सदिश के आधार पर। इसके बाद आगे बढ़ेंगे लोग, तो यहाँ इस सदिश को आगे बढ़ाएं और यहाँ से इस पर लंब डालें। अब यहाँ कोण अगर AB और AG के बीच का कोण थीटा है तो यहाँ का कोण भी थीटा होगा, और यहाँ ABCD तक हुआ है, मान लीजिए ये बिंदु है जो लंब डाला गया है, ये मान लीजिए E है, ये लंब है। अब इसमें हम लोग इसके परिमाण को कैसे प्राप्त करेंगे, या इसका जो सदिश P और Q है इसका परिमाण कितना होगा, उसके विषय में बात करेंगे हम लोग। तो ये जो AB की लंबाई खींची जाती है जो कि सदिश P के तुल्य है, तो इसकी लंबाई जो सदिश P के परिमाण को दिखाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक त्रिभुज लें, त्रिभुज AEC। त्रिभुज AEC में चूंकि CE जो है इस AB पर लंब है, इसलिए यह कोण माना जाएगा 90 अंश का। इस प्रकार AEC एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। तो नियम में आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि दो सदिश यदि किसी समानांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित किए जा सकें, तो उन दोनों सदिशों का जो रिजल्टेंट होता है, जो उनका परिणामी होता है, वह परिमाण और दिशा में समानांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा निरूपित होता है जो उसी बिंदु से खींचा जाए जहाँ से ये दोनों सदिश खींचे गए हैं। दो सदिशों का परिमाण और दिशा उस समानांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होता है जो वहीं से खींचा जाए जहाँ से ये दोनों सदिश खींचे गए, अर्थात A से सदिश P खींचा गया, A से सदिश Q खींचा गया है। इनका परिणामी उसी सदिश से निरूपित होगा, उसी विकर्ण से निरूपित होगा जो बिंदु A से होकर जाएगा। ये जो है समानांतर चतुर्भुज विधि का एक सिद्धांत है, उसको लिख दीजिएगा। फिर इसमें वही AB के तुल्य सदिश P, AD के तुल्य सदिश Q हो, तो इस P और Q का परिणामी AC के तुल्य R के बराबर R होगा। अब इसके बाद से चूंकि CE लंब AB, इसलिए समकोण त्रिभुज AEC में समकोण त्रिभुज में लगा देंगे तो पाइथागोरस का प्रमेय। और पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब यहाँ पे AE स्क्वायर, A को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, AE के दो भाग AB और BE, तो AB प्लस BE का होल स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये अपने जगह पे है। अब इसके बाद ये A प्लस B के होल स्क्वायर से करें,
ये पूर्ण वर्ग है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे लोग तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab इंटू बी ई प्लस सी ई स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग ए ए बी ए सी जो भी भुजा ले रहे हैं वह इस सदिश के परिमाण है। यहाँ पे ए बी की लंबाई जो सदिश पी के परिमाण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार जितनी भी यहाँ पे भुजाएं ली जा रही हैं यहाँ वहाँ पे उपस्थित सदिशों के परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए वो सब चीज़ें ली जा रही हैं। अब इसके बाद से ए बी को किनारे रखिए और बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर को इकट्ठा करिए और प्लस 2ab इंटू बी, और ये तो यहाँ आ चुका है। अब इस चित्र में देखिए बी सी और सी, बी सी कहाँ से आ गया, ए बी स्क्वायर धन बी ई स्क्वायर, देखिए यहाँ गलत हुआ है, बी सी नहीं है बी ई है, ये बी सी नहीं है बी ई है। हाँ देखिए बी प्लस सी, बी ई प्लस सी ई, तो एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है बी ई सी। तो इस त्रिभुज में ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो बी स्क्वायर आधार का वर्ग, सी स्क्वायर लंब का वर्ग, तो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग मिल के जो है क्या होगा, पाइथागोरस के प्रमेय से फिर स्क्वायर के वर्ग के बराबर होगा। अर्थात इसके जगह पे लिखा जा सकता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी ई। अब इसमें ए बी ज्ञात है, बी सी ज्ञात है, यहाँ ए बी ज्ञात है, बी ई नहीं ज्ञात है, बी ई ये माप नहीं ज्ञात है। हम लोगों को ज्ञात में केवल पी है, क्यू है और थीटा है। तो इस बी ई का माप अगर हम लोगों को चाहिए तो बी के माप के लिए फिर इसमें हम लोगों को काम करना पड़ेगा। त्रिभुज बी सी ई में किनारे इसको लिख दीजिएगा, त्रिभुज बी सी ई में क्या होगा, तो ये चाहिए, इस कोण को लेंगे त्रिभुज बी सी में, तो इस कोण के सामने भुजा सी हो जाएगी लंब और ये भुजा हो जाएगी आधार और ये हो जाएगा कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण बराबर होता है cos थीटा। यहाँ से मिल जाएगा बी ई बराबर तो हो जाएगा बी सी cos थीटा। यहाँ जो बी ई है इसके जगह लिखा जाएगा बी सी cos थीटा। तो अब हम लोग को सूत्र मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी इंटू cos थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरी राशि जो है वर्गमूल में चली जाएगी। तो ये है परिणामी का परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण, जो ए बी जो है पी के तुल्य है, बी सी जो है क्यू के तुल्य है और थीटा जो है ए पी और क्यू के बीच का कोण है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर इसको हम लोग ए बी बी सी को अगर हम लोग पी क्यू आर में चेंज करें तो पी क्यू आर में चेंज करने पे हम लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ से इस ए बी बी सी ए सी को हम लोग पी क्यू आर में चेंज करें तो ये हम लोगों के यहाँ पे सूत्र जो है और अच्छे रूप में आ जाएगा कि ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर जो है मान पी है, यानी कि इसको हम पी से दिखा सकते हैं। बी सी कितना है, बी सी जो है मान क्यू है, इसको हम लोग क्यू से दिखा सकते हैं। और ए सी कितना है, तो ए सी जो है ये मान आर है, मतलब परिणामी का परिमाण, इसको हम लोग आर से दिखा सकते हैं। तो सब जगह मान रखा जाए तो ए सी का मान हो जाएगा आर इज इक्वल टू ओवर रूट ए बी मतलब पी स्क्वायर, बी सी मतलब क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये जो है दो सदिशों के जोड़ने की गणितीय विधि है और ये सूत्र जो है आपको उस सदिशों का परिमाण जो सीधे सीधे बता देगा, आप सदिश का परिमाण प्राप्त कर सकते हैं। तो दो सदिशों को जोड़ने से हम लोगों को फिर सदिश ही मिलता है। दो सदिशों को जोड़ने से हम लोगों को सदिश प्राप्त होता है। ये आर जो है सदिश ही है, तो सदिश है तो इसकी दिशा चाहिए।
तो इसकी दिशा के लिए हम लोग यहाँ काम करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फा। ये जो परिणामी की दिशा है इसको पी की दिशा से मान लेंगे अल्फा। तो इसको लिखेंगे यदि परिणामी आर सदिश पी के साथ अल्फा कोण बनाता है तो अल्फा कोण बनाता है तो चले हम लोग कहाँ, त्रिभुज। तो त्रिभुज ए ई सी में, त्रिभुज ए ई सी में क्या होगा, टेन अल्फा। टेन अल्फा होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा हम लोगों का सी ई, सॉरी लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा सी ई और आधार हो जाएगा ए ई। ए ई सी तो सी है और ए को लिख सकते हैं हम लोग ए बी और प्लस बी ई। अब सी ई किसके तुल्य है, सी ई। सी ई इसी त्रिभुज में जैसे हम लोग कास वाला टर्म निकाले हैं, उसी त्रिभुज में लंब बटे कर्ण कर रहे हैं, यानी कि ईसी बटे बी, ईसी बटे बी सी कर रहे हैं, तो निकलेगा यहाँ पे साइन थीटा। यहाँ आधार बटे कर्ण था तो कास थीटा, और लंब बटे कर्ण होगा तो साइन थीटा, और यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा सी ई या ई सी बराबर मिल जाएगा हम लोगों को बी सी साइन थीटा। तो इसमें सी ई और बी का मान यहाँ से और सी का मान यहाँ से उठा के इसमें रख दें, ये हो जाएगा टेन अल्फा बराबर सी मैंने नीचे जो निकाला गया है बी सी साइन थीटा बाई ए बी मैंने ए बी और बी ई मैंने बी सी कास थीटा। अब इसको अगर हम लोग सदिश के पदों में लिखें तो बी सी जो है हम लोगों का किसके तुल्य है, सदिश क्यू के तुल्य है। तो यहाँ हो जाएगा क्यू कास थीटा बाई पी प्लस क्यू साइन थीटा। तो जो कंस्ट्रक्शन जो है इस एपी के ऊपर किया गया है, मतलब लंब सी से डाला गया है भुजा एपी पर, वही कंस्ट्रक्शन अगर हम लोग सदिश क्यू के हिसाब से करें तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सदिश पी के साथ इस रिजल्टेंट के बीच बना कोण अल्फा निकाले थे, टेन अल्फा बराबर इतना। अब यही काम अगर हम सदिश क्यू के साथ करें तो इसी तरह का सूत्र मिलता है हम लोगों को। और अगर ये कोण जो है बीटा हो, मतलब परिणामी की दिशा जो है सदिश क्यू से बीटा कोण पे हो, तो यहाँ सूत्र में सिमिलरिटी से निकाल सकते हैं हम लोग बीटा बराबर, तो ये होगा पी कॉस थीटा बाई क्यू प्लस पी साइन थीटा। जब p के साथ है तो q cos थीटा है, q के साथ होगा तो p cos थीटा होगा। जब p के साथ है तो p प्लस क्यू साइन थीटा, तो q के साथ होगा तो q प्लस p साइन थीटा। ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बीटा। तो इस प्रकार हम लोग q के साथ भी कोण निकाल सकते हैं अल्फा का, ये है बीटा, और p के साथ भी कोण निकाल सकते हैं अल्फा। तो कोण जो है यहाँ से प्राप्त होगा टेन अल्फा, और परिमाण जो है यहाँ से प्राप्त होगा। इस प्रकार सदिश p और q दोनों का जो योग है वह परिमाण और दिशा में सदिश r के द्वारा जो प्रदर्शित हो रहा है उसका परिमाण इतना होगा, और दिशा जो है सदिश p के साथ इतना होगा। अल्फा का मान जो है सदिश p के साथ परिणामी की दिशा में। इसके बाद से हम लोग अलग अलग स्थिति में देखते हैं, विशेष स्थिति लगा के, कि इन सदिशों के बीच का कोण जब भिन्न भिन्न रूपों में हो, सदिशों के बीच का कोण जब अलग अलग हो तो परिणामी और इसके दिशा में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अगला टॉपिक होगा विशेष स्थिति, कर सकते हैं विशेष स्थितियाँ। तो विशेष स्थिति में पहला स्थिति, जब दोनों सदिश समदिश हों तो क्या होगा,
तो थीटा का मान क्या होगा 0 अंश। दोनों सदिश जब एक ही दिशा में होंगे थीटा का मान 0 होगा। ये तभी होगा जब सदिश P ऐसे हो और सदिश Q भी ऐसे हो। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो P प्लस Q जो मिलेगा इन दोनों के योग के बराबर होगा। ये होगा P प्लस Q। ज्यामितीय विधि से। गणितीय विधि से कैसे होगा? तो गणितीय विधि में हम लोगों के पास है R बराबर तो ओवर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 0 अंश। cos 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो cos 0 का मान 1 करेंगे लोग तो ये हो जाएगा ओवर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, और इसको हल करेंगे लोग तो हो जाएगा ओवर रूट P प्लस Q का होल स्क्वायर। ये वर्ग है, वर्गमूल हट जाएगा, ऐसे मिल जाएगा R बराबर P प्लस Q। यानी कि दोनों सदिश जब समदिश होंगे उस स्थिति में परिणामी सदिश का जो मान होगा वह दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होगा। मीन्स ये अगर 3 न्यूटन का है और ये जो 2 न्यूटन का है, यहाँ पे P प्लस Q जो है निश्चित रूप से 3 घन 2 यानी कि 5 न्यूटन का होगा। और कोण निकालना है तो कोण आप tan अल्फा का जो सूत्र निकला था उसमें थीटा की जगह पे 0 अंश रख के कोण भी निकाल सकते हैं। tan अल्फा का मान निकला था ना b sin थीटा, tan अल्फा बराबर b sin थीटा, b नहीं था यहाँ पे q sin थीटा बाई p प्लस q cos थीटा। इसी थीटा की जगह पे आप 0 अंश रखोगे तो sin 0 का मान 0, तो ये पूरा मान हो जाएगा 0, और tan अल्फा बराबर 0 तो tan अल्फा बराबर 0 तो अल्फा बराबर 0 अंश। यानी कि परिणामी की दिशा जो है सदिश P के साथ 0 अंश के कोण पे होगा, अर्थात परिणामी की जो दिशा होगी वह सदिश P की ही दिशा में होगा। ये हो गया स्पेशल कंडीशन में स्थिति 1, जब दोनों सदिश जो परस्पर समदिश हों। इस समय जो ये R निकलता है, जो परिणामी का परिमाण निकलता है, ये अधिकतम होता है। दो सदिशों का योग जो है, योग का ये अधिकतम मान होता है, और दो सदिश अधिकतम मान में तभी होते हैं जब वो एक ही दिशा में काम करते हैं। अब दूसरा, जब दोनों सदिश परस्पर लंब हो तो थीटा हो जाएगा कितना अंश का 90 अंश का। उस अवस्था में R हो जाएगा कितना ओवर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90, और cos 90 का मान होता है 0, तो ये पूरी राशि शून्य हो जाएगी, तो R का मान निकल जाएगा आपका, R का मान निकल जाएगा ओवर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये परिमाण होगा और इसका मान जो इससे कम होगा, इसीलिए इसको मैक्सिमम लिखा गया है। और tan अल्फा का मान कैसे निकालेंगे? tan अल्फा हो जाएगा Q sin 90 बटे P प्लस Q cos 90, और यहाँ पे cos 90 का मान 0 होगा, sin 90 का मान 1 होगा, यहाँ बचेगा Q बाई P, यहाँ मिल जाएगा tan थीटा बराबर Q बाई P। अब यदि Q और P आपस में बराबर हों, दोनों सदिश के परिमाण आपस में बराबर हों, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा tan थीटा बराबर, सॉरी tan थीटा नहीं होता है, tan अल्फा होता है। tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा P बाई P, दोनों बराबर हो गए तो 1, और tan में जो है 45 अंश का मान 1 होता है, यानी कि अल्फा का मान निकल जाएगा 45 अंश। अल्फा का मान 45 अंश कब होगा? जब दोनों सदिश परस्पर लंब होंगे और परिमाण आपस में बराबर होंगे, तो परिणामी जो होगा वो उन दोनों सदिशों के साथ 45 अंश के कोण पे काम करेगा, अर्थात यह एक वर्ग का निर्माण होगा। यहाँ पे 2 हो गया, दोनों सदिश परस्पर समदिश हो, दोनों सदिश परस्पर लंब हो, समदिश और लंब पे हो गया। तीसरी स्थिति, जब दोनों सदिश परस्पर विपरीत हो, समदिश की जगह हम कर दे रहे हैं विपरीत, दोनों सदिश परस्पर विपरीत हो, एक दूसरे का अपोजिट हो, यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 अंश। मतलब P ऐसे हो Q ऐसे हो, एक विपरीत सदिश होंगे। इस स्थिति में परिमाण कितना होगा, उसका मान कैसे निकालेंगे लोग, उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस स्थिति में
यहाँ पे जो कोण बनेगा, यह कोण जो है 0 अंश के बजाय हो जाएगा 180 अंश। अब ये 180 अंश पे आगे बढ़ाएंगे लोग, तो 180 अंश काश में 180 अंश का मान होता है -1, तो हो जाएगा p² + q² + 2pq इंटू -1। काश 180 का मान -1। अब इसको हल करेंगे लोग तो हो जाएगा √p² + q² - 2pq, और वो हो जाएगा p - q का होल स्क्वायर। अब देखिए a² + b² - 2ab, a - b का होल स्क्वायर। फिर वही पूरा नियम कहानी, वर्ग है, वर्गमूल है, तो यहाँ से r का मान निकलेगा कितना, p - q। p - q करें या q - p भी हो सकता था यहाँ पे, तो यहाँ r जो है p - q या q - p करने की बजाय p डिफरेंस q कर रहे हैं, मतलब जो अधिक हो उसमें से कम को घटा दें। तो यहाँ पे जो सदिश का परिमाण निकलता है ये न्यूनतम होता है, न्यूनतम मान होता है, इससे कम मान संभव नहीं है। तो दो सदिशों के परिणामी का मान न्यूनतम कब होगा, जब दोनों सदिश जो परस्पर विपरीत होते हैं, तभी उनके परिणामी का मान जो है न्यूनतम हो सकता है या होता है। इस स्थिति में अल्फा भी निकाल सकते हैं, थीटा जहाँ पे 180 अंश को रख के। तो ये है कुछ विशेष स्थितियाँ जब दो सदिशों को आपस में जोड़ा जाता है, या वो गणितीय विधि से दो सदिशों को आपस में जोड़ने पर उसका रिजल्ट क्या मिलता है, उसको आपको यहाँ बताएंगे। 3 स्थिति हो गई। ये तीसरा था, पहला था दोनों समदिश हों, दूसरा था दोनों परस्पर लंब हों, और तीसरा था कि जब दोनों सदिश परस्पर एक दूसरे के विपरीत हों। इसके बाद है सदिशों का घटाना, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सदिशों का अंतर या सदिशों को घटाना, जैसे जोड़ना अब तक समझ रहे थे हम लोग, अब हम क्या कर रहे हैं, घटाने की प्रक्रिया में जा रहे हैं। तो घटाना मतलब जैसे मान लीजिए कि ये सदिश A है और प्लस ये सदिश B है, तो इसको हम कैसे करते थे, तो सदिश A लेते थे और इसके साथ जो सीधे सीधे सदिश B को ऐसे हम लोग जोड़ देते थे, और ये जो है सदिश A + B हो जाता था। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, सदिशों का योग। सदिशों का घटाना या सदिशों का अंतर जो है यही है। सदिश में अंतर या घटाना होता ही नहीं है। बीजगणित में घटाने की क्रिया में हम लोग कहते हैं कि चिन्ह बदल के जोड़ना। तो जैसे कि ये a + b हुआ, अगर हम लोग a - b निकालना है तो यहाँ पे a रहने देंगे और -b निकालना है तो इसमें हम लोग b की दिशा को बदल देंगे, केवल दिशा बदलेंगे, लंबाई वही होगी, दिशा बदल देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस। क्रिया वही करेंगे, मतलब पहले हम सदिश a लेंगे और फिर इसके साथ विपरीत दिशा में, जैसे इस दिशा -b है तो यहाँ पे -b करेंगे, और ये दिशा में हो जाएगा सदिश a - सदिश b। सदिशों का घटाना मतलब जिस सदिश को घटाना है उसकी दिशा बदल के पहले सदिश में जोड़ देते हैं। दिशा को विपरीत करके जब पहले सदिश में जोड़ेंगे तो जो परिणामी निकलता है वह जो होता है वह दो सदिशों का अंतर होता है या सदिशों का घटाना होता है। तो सदिशों का योग, सदिशों के योग के विपरीत नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी इसको जोड़ रहे हैं और इसमें भी इसको जोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें a में प्लस भी जोड़ना है और a में माइनस भी जोड़ेंगे, तो a में जब माइनस भी जोड़ेंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, a - b। इस प्रकार से हम लोगों को इन दो सदिशों का अंतर प्राप्त हो जाता है। तो सदिशों का घटाना बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सदिश a - सदिश b का जो मान है ये बराबर नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी होता है। सदिश b - सदिश a के मतलब सदिशों का अंतर जो है क्रम विनिमय नहीं होता है। सदिशों का योग क्रम विनिमय होता है, लेकिन अंतर जो क्रम विनिमय नहीं होता है। ये बराबर होगा किसके, बराबर अगर करना ही है तो सदिश a - सदिश b ये इक्वल टू होगा -a - b, मतलब इसमें माइनस काम करना तब ये बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होता है। इसके बाद है सदिशों का वियोजन। सदिशों का वियोजन
वियोजन माने तोड़ना, किसी सदिश को क्या करना, तोड़ना। सदिशों का वियोजन मतलब रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन, किसी समतल में सदिशों का वियोजन। अब तक हम लोग सदिश का योग कर रहे थे या घटा रहे थे, तो सदिश के योग करने की प्रक्रिया की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग सदिशों का वियोजन। सदिशों के योग में क्या कर रहे थे, दो सदिशों को जोड़ के एक सदिश ला रहे थे। तो वियोजन में क्या करेंगे, तो वियोजन में हम लोग किसी एक दिए गए सदिश को, किसी दिए गए एक सदिश को ऐसे दो भागों में बांट दें, ऐसे दो भागों में बांट दें कि इन दोनों भागों का जो मान, इन दोनों भागों का जो प्रभाव है, कुल प्रभाव मतलब परिमाण और दिशा का, वह इस सदिश के तुल्य हो। तो ये A1 और A2 जो दो सदिश लिए जा रहे हैं, ये इसके घटक कहलाएंगे और इस पूरे प्रक्रिया को कहेंगे सदिशों का वियोजन। तो इस तरह से हम लोग किसी एक सदिश को कितने तरह से दो भागों में वियोजित कर सकते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे ऐसे प्रकार बना सकते हैं, अनंत प्रकार बना सकते हैं, जिसमें कि हम लोग इस दिए गए सदिश को इसके घटकों में क्या कर सकें, दो घटकों में तोड़ सकें। इसके अनंत प्रकार बन सकते हैं या हो सकते हैं। तो वियोजन में किसी भी घटक से यहाँ पे तात्पर्य नहीं है। वियोजन माने हम किसी दिए गए सदिश के ऐसे दो घटक लें जो एक दूसरे पर लंब हों। किसी दिए गए सदिश को ऐसे दो घटकों में तोड़ें जिसमें से ये दोनों घटक जो है क्या हो, एक दूसरे पे लंब हों, तब इसको हम लोग कहते हैं लंबकोणीय वियोजन या आयताकार वियोजन, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन। तो जो एक दिए गए सदिश को दो परस्पर लंब घटकों में तोड़ रहे हैं, तो ये परस्पर लंब घटक जो है इस तरह से होते हैं, इनका परिमाण इस दिए गए सदिश के परिमाण के तुल्य होता है और इन दोनों की दिशा जो है दिए गए सदिश की दिशा में होती है। तो इन्हें मतलब इस AX और AY को, इसका हम लोग वियोजित भाग या घटक कहते हैं। अब जो भाग इस क्या कहते हैं, जो भाग जो पृथ्वी के समानांतर होती है, इसे हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं। क्षैतिज घटक मतलब क्षैतिज घटक, इसके जो दो घटक बनते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। क्षैतिज घटक मतलब यहाँ पे है AX, और जो Y अक्ष की दिशा में इसको हम कहते हैं ऊर्ध्व घटक, ऊर्ध्व घटक। इसको ये है AY, ये है Y अक्ष की दिशा। अब इस वियोजित घटकों से अगर हम लोग इस समानांतर चतुर्भुज को पूरा करें और यहाँ पे इस कोण को अगर थीटा मान लें, तो ये AY है, तो इसको भी AY माना जा सकता है, AY। तो यहाँ से ज्ञात क्या है, ज्ञात है हम लोगों को सिर्फ A और थीटा, बाकी AX और AY ज्ञात नहीं है। तो यहाँ से हम लोग अगर त्रिभुज पूरा करें P, Q, R और S, तो आयताकार घटक है, आयताकार घटक है तो यह कोण जो सीधे 90 डिग्री का होगा। तो PQR एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, तो PR का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, PQ का स्क्वायर और QR के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी PR मतलब ये परिणामी सदिश और PQ मतलब AX और QR मतलब AY का परिमाण। यानी A बराबर होगा ओवर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। अब यहाँ से AX और AY का मान A और थीटा के पद में कितना होगा, इसके लिए भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसके नीचे लिखिएगा फिर त्रिभुज PQR में PQ बटे PR बराबर cos थीटा। इसमें इस समकोण त्रिभुज में ये कोण लेंगे, अगर इसके सामने भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, तो आधार बटे कर्ण बराबर cos। तो PQ माने AX और ये मतलब PR माने A बराबर cos थीटा। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोगों को AX बराबर A cos थीटा।
समीकरण नंबर 1। इसी तरह से इसी त्रिभुज में हम लोग क्यू आर बटे पी आर, क्यू आर बटे पी आर मतलब लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होगा, तो ये होगा साइन थीटा। ऐसे मान रखें क्यू आर का, तो ए वाई बटे ए बराबर साइन थीटा, क्या हो जाएगा, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या करें, दोनों को वर्ग करके जोड़ दें। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, LHS का वर्ग कर दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इधर होगा ए काश थीटा और यहाँ होगा ए साइन थीटा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन कर लें, इसमें तो बचेगा यहाँ पे काश स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। काश स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये सब यहाँ पर भी हम लोगों ने प्राप्त किया था, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो सदिशों का वियोजन ऐसा है कि दिए गए सदिश को ऐसे दो सदिशों में, दो परस्पर लंब सदिशों में इस प्रकार तोड़ें कि उन सदिशों का परिमाण दिए गए सदिश के तुल्य हो। तो इन सदिशों को हम लोग इस दिए गए सदिश का वियोजित भाग या घटक कहते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सदिशों का वियोजन। सदिशों के वियोजन में इन्हीं समीकरण से अगर हम कोण निकालना चाहें, कोण का मान कितना होगा, तो समीकरण 2/1 से, ये तो यहाँ से निकला कि दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दिए और समीकरण 2 में 1 का भाग कर दें, क्या होगा, ए साइन थीटा बाई ए काश थीटा, इधर हो जाएगा ए वाई और बाई ए एक्स, यहाँ से ए कटेगा, साइन बटे काश हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा ए वाई बाई ए एक्स। तो ये दोनों संबंध जो है इस तरह से है कि अगर हम लोगों को ए एक्स और ए वाई पता है तो ए निकाल सकते हैं, या ए पता है और थीटा पता है तो हम लोग ए एक्स और ए वाई निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है कि ए एक्स को हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं, ए वाई को हम लोग ऊर्ध्व घटक कहते हैं। इसके बाद से सदिश का पाठ जो अपने आप में बहुत बड़ा पाठ है और ये अभी समाप्त तो होने वाला है नहीं। इसके बाद सदिश पे अभी हम लोगों को कम से कम 2 वीडियो और देखना पड़ेगा, तब जाके सदिश का पाठ पूरा होगा। तो आज हम लोग विशेष रूप से 2 सदिशों के योग की गणितीय विधि पर अध्ययन किए, सदिशों का घटाना सीखे और 2 दिए गए सदिश के उसके वियोजित भाग के रूप में सदिशों की वियोजन को समझें। इसके बाद से सदिशों का गुणा, सदिशों के गुणा में 2 विधि आएगी, सदिश विधि और अदिश विधि, और उसके बाद अभी सदिशों के गुणा में अभी उसके 3 डायमेंशनल मल्टीप्लिकेशन उसका देखा जाएगा। ये सब चीज़ें जो है एक वीडियो में बहुत लंबा हो रहा है, इसमें संभव नहीं, अगले वीडियो में फिर इसको हम सम्मिलित करेंगे। ओके।